केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं नालङ्कृता मूर्धजा वाण्येकां समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिलभूषणानि सर्वं वाग्भूषणं भूषणं वाग्भूषणम भूषणम। विद्यार्थियों, सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति न तो केयूराणी बाजूबंद से सुशोभित होता है, न ही हारा न चंद्रोज्ज्वला, न ही किसी हार के माध्यम से या कोई शोभायमान चेहरे के माध्यम से। तो व्यक्ति किससे सुशोभित होता है? तो आगे कहा है वाण्य का समलंकरोति पुरुषम। वाणी प्लस एक का ऋण संधि कर दी। वाणी प्लस एक का एक वाणी है। वाणी कैसी? या संस्कृता धार्यते, जो संस्कार युक्त वाणी है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सर्वम, बाकी सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं। वाग भूषणम भूषणम, जो वाणी रूपी आभूषण है वो ही शोभायमान होता है, उससे व्यक्ति शोभायमान रहता है। तो विद्यार्थियों, जो लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी थे जिनका 27 तारीख को एग्जाम हुआ है और जिसकी भाषा 2 के अंदर जिन्होंने संस्कृत अधिग्रहित कर रखी थी, उनके कुछ स्मृति के आधार पे मैं प्रश्न लेकर के आया हूं। अब 4-5 दिन हो गए पेपर हुए, थोड़ा व्यस्त था इसलिए नहीं डाल सका, और बच्चों ने भी मेरे को बताया, उस हिसाब से मैं लेकर के आया हूं। तो देखो, ये स्मृति आधारित प्रश्न है, L1 वाले बच्चों के लिए है जिन्होंने भाषा 2 में संस्कृत भरी है। दिनांक 27 तारीख को आपका पेपर ये संपन्न हुआ है। देखो विद्यार्थियों, इसके अंदर एक श्लोक दिया है। श्लोक है हमारा वर्षागमे चारु मरुम विहाय क्वान्यत्र कस्यापि रमेत चित्तम सरह सुवर्षा समय अपि यस्मिन सरत प्रसन्न सलिल चकास्ति। कि ये जो हमारा पाठ है, ये पाठ है कक्षा 10 का पाठ है विद्यार्थियों। देखो, कक्षा 10 का पाठ है, पाठ नंबर 12 है, और ये 12 का पाठ है। ये लिखा है मरु सौंदर्यम, पाठ का नाम है। पाठ लिखा है पंडित विद्याधर शास्त्री जी ने। इसमें जो पूरे श्लोक वो वर्षा ऋतु के ऊपर है कि वर्षा ऋतु जब होती है तो मिट्टी की जो सौंदर्य सुगंध वो कितनी अच्छी आती है, वहां का वातावरण कैसा होता है, हवा कैसी ठंडी चलती है। पूरा पाठ इतना जबरदस्त है, उसमें से आपके लिए एक श्लोक लिया गया है। तो इसमें इस श्लोक के अंदर इसमें वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। चित्त है वो प्रसन्न हो रहा है, हर तरफ ठंडी हवा चल रही है। तो इसके अंदर सबसे पहले इन्होंने जो प्रश्न पूछा था वो प्रश्न पूछ लिया जी, इसके अंदर आप छंद बताइए। पहला प्रश्न इसमें पूछ लिया कि श्लोक के अंदर छंद बताओ। तो देखो, हमने उपेंद्र वज्रा पढ़ा था, इंद्र वज्रा पढ़ा था। इंद्र वज्रा का लक्षण क्या था? शादिंद्र वज्रा। शादिंद्र वज्रा यदि तौ जगो गए, जिसमें 2 तगण हो, तौ 2 मात्राएं लग गई, रामः रामौ, तो तौ यानी 2 तगण हो। ठीक है, तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर ये हमें 2 तगण मिलते हैं। वर्षागमे है, इसको मैंने इसके ऊपर लघु गुरु लगाए हैं, ये गुरु गुरु लघु, तो ये 1 तगण मिल गया। फिर गुरु गुरु लघु, ये दूसरा तगण मिल गया। फिर हमें मिलता है जगण। मैं लघु है, रू गुरु है, वी लघु है। मैं का जो रू है, मरु का रू, वो है तो लघु, लेकिन उसमें अनुस्वार लगा तो वो गुरु हो गया। तो ये हमारा देखो तगण तगण जगण, यानी कि ये हमारा शुरू का जो लक्षण है, ये हमारा यदि तौ जगो गए, ये देखो 2 तगण, 1 तगण 2 तगण, और फिर 2 तगण के बाद जगण, ये जगण, और ये 2 गुरु, 1 गुरु 2 गुरु। ये यह गुरु क्यों है? क्योंकि ये जो इसकी पंक्ति है ना, क्वान्यत्र, क्व प्लस अन्यत्र, ये क के कारण ये यह गुरु है। ये देखो पहला लक्षण हमारा उपेंद्र वज्रा, इसका इंद्र वज्रा का मिल गया। अब हम पूरे का घटाने का समय हमारे पास कम रहता है, क्योंकि मैथ भी आती है, सब चीज आती है। तो उपेंद्र वज्रा के बाद फिर हमने घटाया इसका इंद्र वज्रा, हमने एक और इसको घटाया, तो यहाँ हमारा जगण बना, यहाँ तगण बना, और यहाँ हमारा जगण बना। तो जो इंद्र वज्रा का था, उपेंद्र वज्रा का था, उपेंद्र वज्रा जत जास ततः गौ, उपेंद्र वज्रा में जगण तगण जगण ततः, वहां से 2 गुरु, तो जगण तगण
जगण, जगण तगण जगण। तो एक तो हमारा मिला इंद्रवज्रा, एक उपेंद्र वज्रा। तो हम जब उपजाति छंद पढ़ते हैं तो उपजाति छंद में ये कहते हैं कि जो चार पंक्तियां होती है, आदि 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 आदि, या फिर ये मानो आप पूरी पूरी दो पंक्तियां हैं, उनके दो भागों में पहली पंक्ति को, दो में दूसरे को बांटा है, तो उनके अंदर तीन पद, तीन पंक्तियां चाहे उपेंद्र वज्रा की हो, चाहे एक इंद्र वज्रा की हो, चाहे तीन इंद्र वज्रा या एक उपेंद्र वज्रा, दो उपेंद्र वज्रा दो इंद्र वज्रा, मतलब कैसे भी हो, चारों के अंदर इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का लक्षण हमें मिलता है, तो वो छंद होता है हमारा उपजाति छंद। बड़ा अच्छा प्रश्न किया विद्यार्थियों, ठीक है। उसके बाद में इंद्र वज्र उपेंद्र वज्रा के दोनों के लक्षण है, पाठ आप देख सकते हो, कक्षा 10 का पाठ है, विद्याधर शास्त्री जी के द्वारा लिखा हुआ मरु सौंदर्यम पाठ का नाम है, बड़ा अच्छा पाठ है। इसीलिए मैं आपसे कहता था कि बच्चों की किताबें पढ़नी चाहिए, और ऐसे जो विद्यार्थी जो 6 से 10 तक पढ़ा रहे हैं उनको भी तो इन्हीं पाठों में से आएगा, तभी लाभ मिलेगा ना, और उनको पढ़ाने में यही पाठ है, इसीलिए पाठ आपका लिया गया है। दूसरा फिर इसमें अलंकार पूछ लिया, तो देखो जैसे हम पढ़ते आए हैं चंद्रमुख, ठीक है, तो जैसे रूपक अलंकार, रूपक अलंकार का उदाहरण है मुख चंद्र, मुख चंद्र, मतलब उसमें थोप दिया गया, उपमान को उपमेय पे थोप दिया गया, उपमान है ना वो चंद्र हो गया। तो इसके अंदर भी, इस पूरे श्लोक के अंदर एक रेगिस्तान के मरु प्रदेश के अंदर जो वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया, वो इस प्रकार से कर दिया गया कि मानो जो शीतल प्रदेश हो, जहां पे अच्छी वर्षा होती हो, उनको भी, उनसे भी अपर हो गया, उनसे भी अधिक हो गया। तो इसमें उसका अधिकाधिक वर्णन किया गया है, उसमें उपमान के ऊपर उपमेय को भारी बताया गया है। तो इसके अंदर हमारा जो अलंकार है वो अलंकार होगा हमारा रूपक अलंकार। तो एक प्रश्न में उपजाति छंद उत्तर है, दूसरे में रूपक अलंकार। फिर जो आपका जो प्रश्न आया विद्यार्थियों, नेक्स्ट, डस्टर कहाँ गया? उपजाति छंद का ये लक्षण था, कक्षा 10 का मरु सौंदर्यम पाठ है, और 12 का पाठ है, उसमें से ये अधिग्रहित किया गया है। विद्यार्थियों पेपर बड़ा अच्छा आया, जो भी अपने दोनों लेवल की संस्कृत की जो एग्जाम हुए, दोनों भाषाओं के अंदर जो भी प्रश्न आपका आया संस्कृत का, फर्स्ट भाषा में भी संस्कृत ले सकते हैं, अधिकाधिक बच्चे सेकंड में लेते हैं, फर्स्ट में भी ले सकते हैं, थोड़ा बहुत सिलेबस में चेंज होता है। तो घुमा फिरा के वही वो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, जैसे मैंने अंतस्थ बताया, अंतस्थ क्या होते हैं, तो ये अंतस्थ यर लवय होते हैं, उसमें क्या होते हैं, स होते हैं, यण क्या है, यण यवरल है, इक क्या है, इक ई उ रिल रिक है, अक क्या है, अक प्रत्यार पूछ लिया एक लेवल में, तो अक क्या है, ए ई उ रील री ए ओ ऐ औ, है ना, रील री की कैतक आई उण से शुरू करो, ए ई उ रील री की कैतक अक है। तो ऐसे मतलब जो पूरे प्रश्न थे वो हमारे कराए हुए में से ही थे, क्योंकि हमने तो कठिनाई लेवल हमने बढ़ा चढ़ा कर ले रखा था, अच्छा ले रखा था, तो हमारे विद्यार्थियों को दिक्कत नहीं आई। फिर जैसे प्रश्न पूछा विवाहे संजाति में कौन सी विभक्ति है, विवाहे संजाति, विवाहे संजाति में विभक्ति पूछी, विवाहे संजाति, इस विवाहे में विभक्ति पूछी विद्यार्थियों, इसमें विभक्ति बताइए। बड़ा सरल प्रश्न था, जिसमें विद्यार्थी को अकारांत राम शब्द रूप याद है, तो उसने विवाह को भी अकारांत मान करके, राम शब्द अकारांत का राम में बनता है, राम में बनता है आपका सप्तमी विभक्ति में, विवाही भी बनेगा आपका सप्तमी विभक्ति
एक वचन में, सप्तमी विभक्ति एक वचने, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का हो जाएगा। किसकी बाती? रामी की बाती। सह धनम ददाति, सह धनम ददाति, सह धनम ददाति, इसका परिवर्तन कीजिए, इसको कर्म वाच्य में कीजिए। इसका कर्म वाच्य क्या बनेगा? कर्म वाच्य बनाना है इसका, तो कर्म वाच्य बनाते टाइम हम कर्ता को, कर्ता में तृतीय विभक्ति करते हैं और कर्म में प्रथमा करते हैं, और जो हमारी क्रिया है वो हम प्रश्मय पद की जगह आत्मनेपदी करते हैं। जैसे प्रश्मय पद में तो पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावो, पठा में चलती है। इसी के हिसाब से लकार लगता है। इसमें जो लट है तो आत्मनेपद में भी लट, इधर अगर यहाँ लोट है तो आत्मनेपद में लोट, लंग है तो लंग, लिट है तो लिट। तो ये पुल्लिंग है, तत्शब्द का रूप है, सह प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो तृतीय क्या होगा? सह तौ ते, ऐसे रूप चलते हैं ना तत्शब्द के, तम तौ तान तेन ताभ्याम तैहि तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयो तेषां तस्मिन् तयो तेषु। तृतीय विभक्ति एक वचन में हो गया तेन। हम मिलाएंगे ऑप्शन में, अगर तेन एक से अधिक जगह में दे रखा है, फिर हम आगे चलेंगे। तो फिर धनः, तेन धनम दिएते, तेन धनम दिएते, तेन धनम दिएते। तो जो हमारा फलम की बात है, धन शब्द का रूप है, वो फलम फले फलानी धनम धने धनानी, तो प्रथमा में भी क्या बनेगा? धनम बनेगा। और हमारा जो उत्तर हो गया, इसको हमने आत्मनेपद में कर दिया। आत्मपद के रूप जो सबसे मेन है, जिसको हम सेव और लब धातु है, सेवते सेवेते सेवंते, सेव से सेवेते सेवध्वे, सेवे सेवामहे, सेवा वही सेवामहे, वैसे हमने ददाति का दिए थे बना दिया। अगला प्रश्न हम लेते हैं, कौशला नाम अंतिम लेखनम, कौशल का अंतिम लेखन क्या है? कौशला नाम जो हमारे भाषा कौशल होते हैं, उसका अंतिम कौशल क्या है? कौशला नाम अंतिम कौशलम किम। तो हम किसी भी सब्जेक्ट के माध्यम से कहीं भी पढ़ते हैं तो शिक्षण विधियां लगभग एक जैसी होती है। तो हम क्या पढ़ते हैं भाई? क्या सूत्र है? LSRW। एल से लिसनिंग, लिसनिंग यानी सुनना, तो श्रवण, सुनने को संस्कृत में कहेंगे श्रवणम, ठीक है। स्पीक यानी बोलना, स्पीक को हम कहेंगे संस्कृत में बोलने को वदनम। और ये आपका रीडिंग यानी पढ़ना, पठनम। और W से राइट यानी लिखना, लेखनम। तो हमारा, इसने पूछा कौशल का जो अंतिम कौशल है LSRW का, तो उत्तर हो जाएगा लेखनम। फिर इसमें माहेश्वर सूत्र पूछे हैं, तो महेश नाम किसका है? महेश नाम भगवान शिव शंकर का है, जो उन्होंने डमरू को बजाया 14 बार, ननाद ढक्काम नव पंचवारम, नूर 5 बार 14 बार बजाया। तो ऐ उन रिल रिक ए ओंग ऐ औच हयवरट लण यमगणनम जबया घट 10 जबगढ़ 10 ख फ छ ठ थ च ट तव कपय सर हल 14 सूत्र जो निकले थे, उन सूत्रों के अंदर उन्होंने पूछा उसमें सल प्रत्याहार में क्या क्या आता है? सल प्रत्याहारे किम वर्ण, सल प्रत्याहार में वर्ण पूछ लिए भाई। तो ऐ उण रील रिक ए ओंग ऐ औच हयवरट लण यमगणनम झबय गढ़ 10 जब गढ़ 10 ख फ छ ठ च ट तव कपय सस सर स और ये रे भी लिख देता हूं मैं, और हल, ठीक है। अब हमें पता है प्रत्याहार बनाते समय हम सल प्रत्याहार बनाएंगे तो सूत्र के अंतिम अक्षर को छोड़ेंगे, तो एक तो रे चला जाएगा और एक ले चला जाएगा। स है। जब हमें ये कंठस्थ है, आत्मसात हमने इसको कर रखा है, तो इसके ऑप्शन में कोई भी दे दे, चाहे तो इनका क्रम चेंज कर दे,
चाहे एक से मतलब कुछ भी ऑप्शन देते, जब हमें ये पता है तो हमारी दृष्टि इस पे पड़ेगी और सबसे पहले हम इसको सही कर देंगे। तो सल प्रत्याहार में ये है। फिर अगला प्रश्न है, मैं इस गांव में आ गया। मैं इस गांव में आ गया, इसका अनुवाद पूछा था, मैं इस गांव में आ गया। तो अहम मैं की संस्कृत क्या होती है? अहम इस गांव में, अस्मिन ग्रामे, अस्मिन ग्रामे, अस्मत् शब्द का सप्तमी व्यक्ति एक वचन, अस्मिन ग्रामे, आ गया, आगच्छम, आगच्छम, आ गया, ठीक है, लंग लकार का रूप लग जाएगा आगच्छम। फिर प्रश्न है कि जो एक शब्द में उत्तर देते हैं उनको क्या कहा जाता है? जो एक शब्द में उत्तर दिया जाता है उनको क्या कहा जाता है? तो इसमें देखो, आप कंफ्यूज मत हो। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ते प्रश्न कीदृश अभवन, ते प्रश्न तो अवसद ऑब्जेक्टिव टाइप इति क ख ग घ, ऐसे करके उनके ऑप्शन आएंगे कि वो प्रश्न ऐसे होते हैं। इसने तो ये पूछा था कि एक जो शब्द है, एक पद है, वो प्रश्न कैसे प्रश्न होते हैं? तो एक शब्द वाले, देखो एक शब्द वाले को हम अति लघुतरात्मक ही बोलेंगे, उससे जो बड़े होंगे वो लघुतरात्मक। फिर एक पद वाले मतलब एक वाक्य वाले होते हैं। तो एक शब्द वाले जो है, एक शब्द में उत्तर दिया जाता है, एक शब्दे उत्तरत, तो इनको क्या कहेंगे? ये प्रश्न है, तम किम, उसको क्या कहेंगे? ये इसमें तम किम नहीं आया होगा, मैंने जोड़ा है इसको। ये किसने कहा है कि एक शब्द में जो उत्तर दिया जाता है उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम एक शब्द वाले को अति लघुतरात्मक बोलेंगे भाई। प्रश्न होता है ना, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, निबंधात्मक, अति लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक प्रश्न होगा भाई वो। सरत प्रसन्नम सलीलम चकास्ति इत्यत्र विषय, ये भी उसी श्लोक में से लिया गया है जो मैंने शुरू में लिखाया था। इसमें सरत प्रसन्नम सलीलम चकास्ति, सरत प्रसन्नम सलीलम चकास्ति, इसके अंदर इसने क्या पूछा? या विशेष्य पूछा, विशेष्य, विशेष्य। इसमें विशेष्य अपना पानी, पानी की बढ़ाई की गई है, पानी को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है कि पानी कैसा है, सलीलम। और आपको तो पता है राजस्थान में अगर बारिश हो जाए तो बड़ी बड़ी अच्छी बात होती है। राजस्थान में तो पानी की कमी है, नहीं तो हमारे किसान वो बड़े मेहनती हैं। फिर है रमेत इत्यत्र लकार, रमेत में लकार पूछ लिया भाई, रमेत बड़ा सरल है। इत्यत्र कह लकार है, सीधा साधा है। पठेत पठेताम पठेयु विधिलिंग लकार है। पठे पठेतम पठेत पठेयम पठेव पठेम, विधिलिंग लकार है। विधिलिंग लकार का है पठेत पठेताम पठेयु, तो रमेत रमेताम रमेयु, रमेह रमेतम रमेत रमेयम रमेव रमेम, रमण करना, रम धातु रमण करना अर्थ में। फिर शिक्षावदत, बड़ा अच्छा उदाहरण दिया भाई। क्रम संख्या का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। शिक्षावदत, शिक्षा अवदत, शिक्षा अवदत इति कह संधि, या फिर इसका संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद करना है शिक्षावदत का, शिक्षा, तो शिक्षा प्लस अवदत, और संधि का नाम हमारा
दीर्घ मत बोला करो भाई, दीर्घ दीर्घ। संस्कृत वालों का उच्चारण एकदम स्पष्ट होना चाहिए। दीर्घ, आधा रह है घय के ऊपर दीर्घ संधि, और पूरा नाम सवर्ण दीर्घ संधि, सवर्ण दीर्घ संधि। शिक्षावदत 6 के में देखो, फिर अगला कितना सरल, बार बार पढ़ाया हुआ। करणीय, क्री धातु अनियर प्रत्यय, क्री धातु अनियर प्रत्यय, आपसे तो खाली प्रत्यय पूछा गया, कौन सा प्रत्यय? अनियर प्रत्यय। पठ धातु अनियर प्रत्यय, पठनीय, रक्षणीय, खादनीय, खेलना चाहिए, क्रीडनीय, जाना चाहिए, गमनीय, वदनीय, बोलना चाहिए। अनियर प्रत्यय के अनियर प्रत्यय लगाते जाओ। चाहिए अर्थ में रक्षणीय, रक्षा करनी चाहिए, पठनीय, पढ़ना चाहिए, वदनीय, बोलना चाहिए। देखो मातृशक्ति है, मातृशक्ति इत्यत्र कह समास है। मातृशक्ति क्या समास है? और इसने तो खाली यही कर दिया आपका, मातृशक्ति, माता की शक्ति, काके की, समास तत्पुरुष समास, षष्ठी विभक्ति, मातृशक्ति है ना। मातुः शक्ति, मातुः शक्ति इसका समास विग्रह हो जाएगा। माता की शक्ति मिलाएंगे तो मातृशक्ति, समास का नाम तत्पुरुष। अगर इससे भी डीपली पूछ लेता, षष्ठी तत्पुरुष, माता की शक्ति। 6-15 बड़ा ही सरल है। इसमें तो 6:45 वाला, 6:45 वाला वो कठिन था, जो मैंने आपको बताया था कि जैसे 6:45 आ जाए तो 6:45 को हम मारवाड़ी में बोल लेंगे, तो 6:45 बोल रहे हैं, लेकिन ये क्या लिखेगा? 6:45 लिखेगा। तो देखो हमारा कितना साइंटिफिक है, हमने इसको 6:45 बोला, 6:45, एक पाद कम है 15 मिनट का, पादों ने इतना लिखा। अब एक पाद किस में कम है? 7 बजने में, पादों ने सप्तवादनम। बस ये कठिन था, पौने वाला थोड़ा कठिन था, तो मैंने बच्चों को अच्छे से बताया। ये 6:15 तो आपने कर दिया होगा, 6:15 का 15 मिनट को सपाद कहते हैं, यानी 15 मिनट सहित, पाद सहित सपाद। षटवादनम या फिर षड्वादनम, सपाद, जो भी आपके ऑप्शन में था। सपाद षटवादनम, सपाद षड्वादनम, वादनम या वादने दोनों ही सही है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। कि क्वान्यत्र पूछा है भाई, क्वान्यत्र, ये उसी के अंदर से, श्लोक के अंदर से ले लिया। देखो एक श्लोक ने कितना 6-7 प्रश्नों के उत्तर, 6-7 नंबर दे दिए एक श्लोक ने। जिसने भी 10वीं क्लास जो भी पढ़ा रहा होगा, जिसने अच्छे से अपने स्कूल में पढ़ाई होगी, तो उसका वो यण संधि नहीं करके आया क्वान्यन, इसके अंदर क्वान्यत्र के अंदर वो यण संधि नहीं करके आया। जिसने भी 10th क्लास पढ़ाई है, अत्र कह विच्छेद, और अगर संधि का नाम पूछा था, क्या पूछा था? मैंने तो स्मृति आधार पर बच्चों से पूछा, तो बोला जी ये प्रश्न आया है, आधा न है संधि का नाम या फिर इसका डिवाइडेशन जो भी पूछा था। तो क्व, ये एक अव्यय है, क्व अन्यत्र, अन्य जगह, ये बनेगा क्व प्लस अन्यत्र, ए और आ मिलके दीर्घ संधि हो जाएगी आ। क्व का ही तो ए मिला था ना, और ये ए मिला था आगे ऐसा, वह में आ मिलाओ क्वान्यत्र। दीर्घ संधि का उदाहरण है, जो दीर्घ संधि करके आए वो खुश हो जाओ, यण का नहीं है। सल प्रत्यार बता दिया, से है। फिर अगला प्रश्न है कि कर्णाभ्याम श्रवणाभ्याम मुखेन भाषणम इति संबंधो अस्ति। कर्णों के द्वारा, कानों के द्वारा, उस श्रवण भाषणाभ्याम बोलने के द्वारा जो उदाहरण है, कर्णाभ्याम श्रवणाय मुखेन भाषणम, कानों के द्वारा सुनना, कर्णाभ्याम श्रवणाय मुखेन भाषणम, मुखेन भाषणम,
और मुख से बोलना, कानों से सुनना, मुख से बोलना, इसका संबंध किससे है? ये भाषण कौशल है भाई, भाषा का कौशल है, भाषण कौशल। फिर एक प्रश्न आया था कि वर्ण साम्य विद्या, वर्ण साम्य विद्या कौन सी विद्या है? वर्ण साम्य विद्या, अक्षर बोध बोलेंगे भाई इसको। वर्ण और अक्षर एक चीज होती है ना, जो क है, क क्या है? वर्ण है, उसको हम एक अक्षर भी बोलेंगे। तो इसी का दूसरा नाम, वर्ण साम्य विद्या का दूसरा नाम है अक्षर विद्या, अक्षर बोध विद्या, अक्षर जानना, अक्षर बोध विद्या। अगला प्रश्न है 95 की संस्कृत बनवा ली भाई लेवल फर्स्ट वाले बच्चों से। 95 को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले पंच की बनाओ। पंच को कहते हैं, 5 को कहते हैं पंच, और 90 को कहते हैं नवती, पंचनवती। ये बन गई 95 की संस्कृत। 16 का प्रश्न है मेरे चारों ओर वृक्ष है, मेरे चारों ओर वृक्ष हैं। तो देखो जो परितः शब्द है, परितः, ये परितः शब्द कारक का है। अभितः, परितः, समया, निक्सा, धिक। अभितः, परितः, समया, निक्सा, धिक। ये कहते हैं कि जो अभितः आए, अभितः यानी दोनों ओर, परितः यानी चारों ओर, समया, समय यानी दूर, निक्सा यानी पास, इन सब के योग में द्वितीय विभक्ति होगी। तो मेरे चारों ओर, तो रारेरी, रारेरी तो फिर अस्मत् शब्द का तो आगे जाएगा, पंचमी षष्ठी, ठीक है। लेकिन हमें परितः के योग में द्वितीय विभक्ति करनी है, तो अस्मत् शब्द अहम, अवाम, वयम, माम, अवाम, अस्मान, क्षम्यताम, परितः, मेरे चारों ओर, मेरे चारों ओर, मम परितः, मम परितः वृक्ष है। 1 मिनट क्षम्यता, मैं थोड़ा रोक के देख लेता हूं इसको अभी तक परितः के योग में। विद्यार्थियों गलत नहीं बताया जाएगा। अगर मैं कहीं पर भी थोड़ा अटक जाता हूं तो मैं अपनी पुस्तकों को खोलूंगा, उसमें से देखूंगा और फिर बताऊंगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि एक वार्तिक आता है, अभितः, परितः, समया, निक्सा, हा प्रतियोगी अपि। वो कहता है कि अभितः के योग में दोनों ओर, परितः के योग में, समया के योग में, निक्सा के योग में, ये जहां है वहां द्वितीय विभक्ति होगी, ठीक है। तो परितः के योग में, परितः, मेरे चारों ओर वृक्ष हैं, वृक्षः सन्ति, इतना बना दिया। अब हमें इसके योग में, अस्मत् शब्द के योग में कौन सी विभक्ति करें? द्वितीय विभक्ति आएगी, अहम, अवाम, वयम, माम, माम आएगी, ठीक है। अब आपके ऑप्शन में ऐसे आया है या माम ऐसे आया है? माम परितः आएगा, माम परितः। क्योंकि इसने परितः ने चेंज कर दिया ना, कारक का यही तो है भाई। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वदा, अलम, वसट, योगा से नमः के योग में चतुर्थी करो। जो द्विकर्मक धातु है अपनी 16 धातु, दुह, याच, पच, दंड, उसका भी एक प्रश्न आएगा, कौन से लेवल में है? द्विकर्मक धातु बच्चों ने सीधा साधा कर दिया। द्विकर्मक धातु के दोनों में, कर्ता में और कर्म में, दोनों में गाम दोग्धीपय है, तो गाय में भी द्वितीय विभक्ति हुई और दोग्धी में भी द्वितीय विभक्ति हुई, गाम दोग्धीपय है। बलिम याचते वसुधाम, वसुधा में भी और बलि में भी, दोनों में द्वितीय विभक्ति हुई। जो षोडश धातु है 16 द्विकर्मक, दुह, याच, पच, दंड, रुद्ध, पृक्ष, चीवरु, सास, जी, मथ, मुस, नी, री, कृष्व। वैसे ही ये जो परितः कहता है कि द्वितीय विभक्ति आएगी, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं। स्था धातु लृट लकार, स्था धातु लृट लकार भविष्यत काल,
स्थास्यति। सरल है, ये आपको मैंने खूब रटवाया था। औकारस्य उच्चारण स्थान। अकुह विसर्जनिया नाम कंठ है, ए का और कै वर्ग का कंठ है। इचु यशा नाम तालु, ई छोटी हो या बड़ी हो, च वर्ग का तालु है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंता। उपपद मान्या नाम औष्ठौ, उपपद मान्या नाम औष्ठौ। यम गणनम नासिका च एदैतो, ए और ऐ का कंठ तालु, ओदौतो, और औ का कंठोष्टम, ओ और औ का कंठौष्ठम। और वकारस्य दंतोष्टम, जीवामूल्य से जीवामूलम। खूब रटवाया था, सरल आया, कोई दिक्कत नहीं है, सभी बच्चे करके आए हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री कितने प्रकार की है? तो श्रव्य दृश्य सामग्री है, श्रव्य और दृश्य दो नाम आ रहे हैं, दो प्रकार की मेरे समझ में आ रही है। तो ये कुछ आपके प्रश्न थे, बाकी तो बच्चों ने बताया नहीं। इन प्रश्नों में आप मिलाइए और अपने अध्ययन अध्यापन को छोड़िए मत। अगर परमात्मा का आशीर्वाद रहा, आप सबका साथ रहा, तो या तो एक दो दिन में भी मैं बड़ा डिजिटल बोर्ड लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए, जिसमें सभी कंटेंट आपको एक जगह मिल जाए। संस्कृत में जितने भी पेपर हुए हैं, किस किस प्रकार से प्रश्न आया है, वो चाहे टीजीटी पीजीटी का हो, चाहे नेट एग्जाम का हो, चाहे आरपीएससी अपने राजस्थान का हो, कोई भी प्रश्न आया हो, या तो 2-4 दिन में अपने को डिजिटल बोर्ड उपलब्ध हो जाएगा, नहीं 1 जुलाई से तो अवश्य ही हो जाएगा। ठीक है, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।